देखो, मेरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव और आज की क्लास में तुम देखोगे कैसे हमने फ्रांसीसियों को हराकर सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि सोने की चिड़िया भारत पर राज करने की नींव रखी। उन्हें लगा था यह व्यापार की दौड़ है, लेकिन यह था राजनीति और चालों का खेल। एक गलत चाल और पूरा भारत बदल गया। आज जानोगे फ्रांसीसी क्यों हारे और अंग्रेज कैसे बने असली खिलाड़ी। चलिए शुरू करते हैं असली कहानी। सोचिए, एक कंपनी, ना कोई देश ना कोई सल्तनत, सिर्फ एक कंपनी जो 7 समंदर पार से आती है मसाले और कपड़े का व्यापार करने, और देखते ही देखते वो पूरे हिंदुस्तान की किस्मत लिखने लगती है। ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे ऐसा गेम प्लान था जिसे समझने में सबने देर कर दी? आज की चर्चा इसी अविश्वसनीय कहानी पर है। हम उस दौर की पड़ताल करेंगे जब भारत की जमीन पर 2 यूरोपीय ताकतें, ब्रिटेन और फ्रांस, अपनी बादशाहत कायम करने के लिए एक दूसरे से भिड़ गईं। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 कंपनियों की, 2 अलग-अलग रणनीतियों की और 2 बिल्कुल अलग सोच की टक्कर थी। और इसके नतीजे ने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और ये विषय यूपीएससी और एसएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 से, जब लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और फिर 8 साल बाद 1608 में उनका एक जहाज हेक्टर सूरत के तट पर आकर लंगर डालता है। हाँ, और इसका कैप्टन था विलियम हॉकिंस, जो सीधा पहुंचा मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। क्या मकसद था उसका? मकसद साफ था, सूरत में एक फैक्ट्री, मतलब एक व्यापारिक अड्डा स्थापित करने की इजाजत लेना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। क्यों? उस वक्त भारत के समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का एक छत्र राज था और वो किसी भी कीमत पर एक नए खिलाड़ी को मैदान में नहीं आने देना चाहते थे। उनके दबाव में आकर जहांगीर ने हॉकिंस को मना कर दिया। मतलब पहली कोशिश नाकाम। अंग्रेजों को समझ आ गया होगा कि यहाँ व्यापार करना है तो सिर्फ दरख्वास्त से काम नहीं चलेगा, ताकत भी दिखानी होगी। बिल्कुल। और उन्होंने ये मौका ढूंढ भी लिया। कब? 4 साल बाद 1612 में। सूरत के पास समंदर में एक जगह है स्वाली। वहां अंग्रेजों के सिर्फ 4 जहाजों का सामना पुर्तगालियों के एक विशाल जहाजी बेड़े से हुआ। 4 जहाज? ये तो एक तरफा लड़ाई लग रही है। कागज पर तो थी, लेकिन अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक रणनीति और तोपों ने पुर्तगालियों को धूल चटा दी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा उलटफेर था। इसका असर जहांगीर पर क्या पड़ा होगा? जहांगीर ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार एक ऐसी यूरोपीय ताकत देखी जिसने समंदर के सिकंदर माने जाने वाले पुर्तगालियों को हरा दिया था। इस जीत ने अंग्रेजों के लिए वो दरवाजा खोल दिया जो अब तक बंद था। तो इजाजत मिल गई? हाँ, जहांगीर ने खुश होकर उन्हें सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी। ये भारत में ब्रिटिश सत्ता की पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण नींव थी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये एक इरादे का ऐलान था। मतलब पहले सबसे बड़े खिलाड़ी को उसकी ही पिच पर हराया और मुगल बादशाह को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया। हाँ, इसके बाद 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर भेजा। वो तो एक डिप्लोमेट थे और बहुत चतुर राजनयिक। वो 3 साल तक मुगल दरबार में रहे और उन्होंने जहांगीर से सिर्फ सूरत के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं भी व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का शाही फरमान हासिल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और इसी दौरान उन्हें बॉम्बे भी मिला था, वो भी बिना लड़े। वो कहानी और भी दिलचस्प है। 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। अच्छा। और इस शादी में पुर्तगाल ने बॉम्बे के 7 द्वीपों को दहेज के तौर पर इंग्लैंड के राजा को दे दिया। दहेज में पूरा का पूरा बॉम्बे? हाँ, राजा के लिए बॉम्बे किसी काम का नहीं था, तो उन्होंने उसे सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और कंपनी ने उस बंजर जगह को भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक बना दिया। कमाल है। एक लड़ाई से सूरत मिला, एक डिप्लोमेसी से पूरे भारत में व्यापार का हक, और एक शादी से बॉम्बे। लेकिन मैंने सुना है कि असली जैकपॉट तो 1717 में लगा था। आप मुगल बादशाह फर्रुख सियर के
शाही फरमान की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। सही। उस समय कंपनी के एक डॉक्टर ने बादशाह की एक जानलेवा बीमारी का इलाज किया था। बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की पूरी छूट दे दी। और इसके लिए उन्हें दस्तक नाम का एक पास जारी करने का अधिकार मिला। ये दस्तक क्या था? एक तरह का फ्री ट्रेड पास। ठीक समझे? ये एक ऐसा पास था जिसे दिखाकर कंपनी का माल बिना किसी चुंगी या टैक्स के कहीं भी आ जा सकता था। फिर इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ होगा। बिल्कुल। कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार भी इसी दस्तक की आड़ में करने लगे, जिससे बंगाल के नवाब के खजाने को भारी नुकसान होने लगा। और यही दस्तक बाद में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना। तो एक तरफ अंग्रेज अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, लेकिन मैदान में वो अकेले नहीं थे। एक और यूरोपीय ताकत थी जो उन्हें कड़ी टक्कर दे रही थी, फ्रांसीसी। सही कहा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी और उन्होंने भी भारत में अपने केंद्र बना लिए थे, जिसमें पौंडीचेरी उनका सबसे बड़ा मुख्यालय था। तो अब दो शेर एक ही जंगल में थे। हाँ, और 18वीं सदी के मध्य तक ये साफ हो गया था कि भारत पर अगर कोई एक यूरोपीय शक्ति राज करेगी तो वो या तो अंग्रेज होंगे या फ्रांसीसी। और इस सवाल का जवाब देने के लिए दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में अगले 20 सालों में 3 भयंकर युद्ध लड़े गए, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। तो चलिए इस मुकाबले के पहले राउंड पर आते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1744 से 48। इसकी शुरुआत कैसे हुई? दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजह भारत में नहीं थी। भारत में नहीं? तो फिर कहाँ? हजारों मील दूर यूरोप में। वहां ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जंग छिड़ गई थी। बस उसी चिंगारी की आंच भारत तक आ पहुंची। अच्छा। यहाँ फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, एक बेहद महत्वाकांक्षी और चतुर रणनीतिकार। उसने मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण किले मद्रास पर कब्जा कर लिया। मतलब पहले ही राउंड में फ्रांसीसियों ने एक बड़ा पंच जड़ दिया। अंग्रेजों के लिए ये तो बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन ये युद्ध 1748 में यूरोप में हुई एक्स-ला चैपल की संधि के साथ खत्म हो गया। संधि की शर्तों के मुताबिक फ्रांसीसियों को मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाना पड़ा। तो कह सकते हैं कि पहला राउंड लगभग बराबरी पे छूटा। कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा। हाँ, लेकिन दोनों को एक दूसरे की ताकत का अंदाजा हो गया था। ठीक है, पहला राउंड ड्रॉ। लेकिन ये तो तय हो गया होगा कि ये सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। दूसरे कर्नाटक युद्ध की वजह क्या बनी? इस बार वजह पूरी तरह से भारतीय थी। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही रियासतों में नवाब की मौत के बाद गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, उत्तराधिकार का युद्ध। और यहीं पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने वो चाल चली जिसने भारत में यूरोपीय हस्तक्षेप का तरीका ही बदल दिया। उसने गद्दी के एक दावेदार का पक्ष लिया और उसे अपनी सैनिक मदद दी। इस वादे के साथ कि जीतने के बाद वो फ्रांसीसियों को ढेरों रियायतें देगा। ये तो बहुत स्मार्ट मूव था। यही डुप्ले का मास्टर प्लान था। ये एक तरह से पॉलिटिकल गेम की शुरुआत थी। जब फ्रांसीसियों ने एक पक्ष को चुना तो अंग्रेजों के पास दूसरे पक्ष का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं रही, ये भारत की रियासतों पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की जंग बन गई। और इसी लड़ाई के बीच से एक ऐसा नाम उभरा जिसने अंग्रेजों की किस्मत बदल दी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव? वो तो कंपनी में एक मामूली क्लर्क था। वो जंग के मैदान का हीरो कैसे बन गया? क्लाइव की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उस समय फ्रांसीसियों और उनके सहयोगी का पलड़ा भारी था। अंग्रेज लगभग हार मानने वाले थे। तभी रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय एक जूनियर ऑफिसर था, उसने एक ऐसा आइडिया दिया जो सुनने में पागलपन लगता था। क्या आइडिया था? उसने कहा कि दुश्मन को छोड़कर कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला कर देना चाहिए। एक मिनट, दुश्मन की सेना को छोड़कर सीधा उसकी राजधानी पर हमला? ये तो बहुत बड़ा जुआ था। ये या तो सरासर बेवकूफी थी या फिर शानदार रणनीति।
क्लाइव ने सिर्फ 210 सैनिकों के साथ आरकोट पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। और फिर? जैसा उसने सोचा था, ये खबर सुनकर एक बहुत बड़ी सेना आरकोट को वापस लेने भेजी गई। अब सीन ये था कि किले के अंदर क्लाइव और उसके मुट्ठी भर सैनिक और बाहर हजारों की फौज। ये घेराबंदी 53 दिनों तक चली। 53 दिन, ये तो अविश्वसनीय है। भूख, प्यास और लगातार हमलों के बावजूद क्लाइव और उसके सैनिकों ने हार नहीं मानी। इस एक घटना ने युद्ध का पासा ही पलट दिया। तो क्लाइव रातों रात हीरो बन गया और अंग्रेजों का मनोबल आसमान पर पहुंच गया। इस हार से फ्रांसीसियों को इतना बड़ा झटका लगा कि उनकी सरकार ने डुप्ले को इस नाकामी का जिम्मेदार ठहराकर उसे वापस फ्रांस बुला लिया। अरे, अपने सबसे काबिल खिलाड़ी को ही मैदान से बाहर कर दिया। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। तो अब आते हैं फाइनल शोडाउन पर। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। हाँ, ये निर्णायक जंग थी। इसकी वजह भी यूरोप में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध था। एक बार फिर ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में आमने सामने थे, तो भारत में भी तलवारें खिंच गईं। और इस बार लड़ाई सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रही। नहीं, ये बंगाल तक फैल गई। लेकिन इसका सबसे निर्णायक पल आया 1760 में। कहाँ? तमिलनाडु के वांडीवाश नाम की जगह पर। वांडी वॉश की लड़ाई, ये नाम अक्सर सुनने को मिलता है। ऐसा क्या खास हुआ था इस लड़ाई में? इस लड़ाई में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से कुचल दिया। फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लैली को बंदी बना लिया गया। तो ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये भारत में फ्रांसीसी सपनों का अंत था। इस लड़ाई ने फ्रांसीसियों की राजनीतिक और सैनिक शक्ति को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। मतलब इस एक लड़ाई ने तय कर दिया कि भारत में अब किसका राज चलेगा। बिल्कुल। 1763 में पेरिस की संधि के साथ इस लंबे संघर्ष का अंत हुआ। फ्रांसीसियों को उनके व्यापारिक केंद्र जैसे पौंडीचेरी तो वापस मिल गए, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त थी? कि वो अब ना तो अपनी सेना रख सकते हैं और ना ही अपने अड्डों की किलेबंदी कर सकते हैं। मतलब वो भारत में अब सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते थे। शासक बनने का उनका सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मैदान अंग्रेजों के लिए पूरी तरह से साफ हो चुका था। ये कहानी सुनकर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। फ्रांसीसी भी ताकतवर थे, उनके पास डुप्ले जैसा दूरदर्शी गवर्नर भी था, तो आखिर वो कौन सी वजह थी कि वो अंग्रेजों से हार गए? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब मेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कुछ लड़ाइयों का नतीजा नहीं था। तो फिर? ये दो अलग अलग सिस्टम और दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर का नतीजा था। पहला और सबसे बड़ा कारण था नौसैनिक श्रेष्ठता। मतलब ब्रिटिश नेवी? हाँ, ब्रिटिश रॉयल नेवी उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। वो समंदर के रास्ते आसानी से भारत में सैनिक, पैसा और रसद पहुंचा सकती थी। फ्रांसीसियों के पास ये ताकत नहीं थी। और दूसरा कारण? दूसरा कारण था दोनों कंपनियों का स्ट्रक्चर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी होने से क्या फर्क पड़ा? फैसले लेने की पूरी आजादी। रॉबर्ट क्लाइव को आरकोट पर हमला करने के लिए लंदन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। वो मौके पर तेजी से फैसले ले सकते थे। और फ्रेंच कंपनी? वो एक सरकारी संस्था थी। उसे हर छोटे बड़े फैसले के लिए पेरिस से इजाजत का इंतजार करना पड़ता था, जिसमें महीनों लग जाते थे। जब तक पेरिस से जवाब आता, तब तक यहाँ बाजी पलट चुकी होती थी। मतलब एक तरफ मौके पर चौका मारने वाली फुर्ती और दूसरी तरफ लाल फीताशाही की सुस्ती। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे निर्णायक कारण था फोकस का अंतर। फोकस का अंतर? रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों ने ये जल्दी समझ लिया था कि भारत की असली दौलत और ताकत दक्षिण की रियासतों में नहीं, बल्कि बंगाल जैसे अमीर और उपजाऊ सूबे में है। सही पकड़ा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बंगाल पर कब्जा करने में लगा दी। बंगाल की दौलत ने उन्हें एक ऐसा असीमित खजाना दे दिया जिससे वो एक बड़ी सेना खड़ी कर सके। जबकि फ्रांसीसी दक्षिण की राजनीति में ही उलझे रहे। हाँ, वो एक महंगा और थका देने वाला सौदा था। इसी संदर्भ में एक बहुत मशहूर कहावत है जो सब कुछ बयां कर देती है। कौन सी? डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजने की गलती की, क्लाइव ने उसे खोजा और बंगाल में पाया। वाह,
ये तो पूरी कहानी का सार है। डुप्ले ने रास्ता तो दिखाया कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल देकर सत्ता हासिल की जा सकती है, लेकिन क्लाइव ने उस रास्ते पर चलकर सही खजाने यानी बंगाल पर कब्जा कर लिया। और एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मुख्य बातें याद रखने वाली हैं। प्रीलिम्स के लिए 1612 स्वाली की लड़ाई, 1717 का फरमान और 1760 वांडीवाश की लड़ाई, ये तारीखें बहुत जरूरी हैं। तो कर्नाटक में फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाने के बाद अंग्रेजों की नजर पूरी तरह से उस सोने की चिड़िया पर टिक गई जिसका नाम था बंगाल। और वहां जो हुआ उसने एक व्यापारिक कंपनी को हिंदुस्तान का शासक बना दिया। हमारी अगली चर्चा प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों पर होगी, वो लड़ाइयां जिन्होंने औपचारिक रूप से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। अगली चर्चा में जरूर शामिल हों और कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि इस पूरी कहानी में सबसे निर्णायक मोड़ आपको कौन सा लगा, स्वाली की लड़ाई, आरकोट की घेराबंदी या फिर वांडीवाश की लड़ाई। हाँ, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।